हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है सर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है जर्नल जर्नल चैप्टर, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर तभी हो पाएगा, इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्वेश्चंस बहुत है, इस चैप्टर में टाइम लगाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आपने पहला वाला चैप्टर पढ़ा होगा ढंग से। मैंने पहले कह दिया था इस चैप्टर में कुछ नहीं है अगर पहला चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा। ठीक है, तो जर्नल क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। तो मैंने हेडिंग बनाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमारा बेसिक खत्म होने वाला है दोस्तों। जर्नल, लेजर, कैश बुक और आपके पास सब्सिडरी बुक और ट्रायल बैलेंस, ये पांच अभी रह गए। जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक और ट्रायल बैलेंस। इसके बाद बेसिक खत्म हो जाता है, इसके बाद बेसिक नहीं रहता। इंट्रोडक्शन और जर्नल जो कि मेले जा जाता है कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। ये देखना आप आगे जाकर खुद ही पता चलेगा जर्नल कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लिखना द बुक्स ऑफ अकाउंट, the books of account are broadly classified. Books of account broadly classified into two categories. पहला जर्नल और दूसरा लेजर। ये दो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनल तक आपके पास जनरल और लेजर बनाते ही रहोगे। अकाउंट्स के अंदर तो हमेशा जनरल लेवल बनते ही बनते, किसी भी लेवल पर। जर्नल और लेजर कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, एक को बोला जर्नल और एक को बोला लेजर। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बोला? सेकंड पॉइंट हमें चैप्टर के अंदर जनरल पढ़ना है और अगले चैप्टर के अंदर लेजर पढ़ना है। ठीक है, चलो देखना सर जनरल का मतलब क्या होता है। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यानी द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम मतलब पहली, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दो नाम है इसके, तीन नाम है। जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमसे भी पूछ सकता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? इन which transaction are first recorded। मतलब ये एक पहला प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का। मतलब अगर आप अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ते हो तो अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड इवेंट, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और मेजर करने के बाद फिर होता है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग का पहला प्रोसेस होता है जर्नल। ठीक है, तो आज से हम रिकॉर्डिंग चालू करेंगे, फिर क्लासिफाई, फिर समराइज। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग होगा जर्नल, क्लासिफाई होगा लेजर और समराइजिंग होगा ट्रायल बैलेंस। तो जनरली द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन व्हिच द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉकरोच नहीं है, क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है कि जनरल किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, क्रोनोलॉजिकल होता है या नहीं होता। तो आप कहोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर इसका मतलब ये हुआ जिस दिन पे जो ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा 1 अप्रैल को मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, तो किस दिन रिकॉर्ड होगी? 1 अप्रैल को। अगर मैं 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल। मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन रिकॉर्ड करो, ऊपर नीचे मत करो। 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल के बाद मत करो, 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन 10 के बाद मत करो, 10 की ट्रांजैक्शन पहले मत दिखाओ, 20 वाली ट्रांजैक्शन 10 से पहले मत दिखाओ। जिस ट्रांजैक्शन में है, जिस ऑर्डर में आपने ट्रांजैक्शन करी थी उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। 1 अप्रैल की पहले, 2 अप्रैल की उसके बाद, 3 अप्रैल की उसके बाद, तो तरीके से रिकॉर्ड करना। दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसे नहीं होगा 5 की पहले कर दी और 3 अप्रैल की बात कर दिया, 5 जनवरी की पहले कर दी 3 जनवरी की बात कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब 3 की पहले आनी चाहिए, 5 की बाद में। 3 तारीख पहले आती ना, तो 3 तारीख को जो ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस वे में ट्रांजैक्शन करिए, जिस दिन में ट्रांजैक्शन करिए, उसी डेट वाइज आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करना। देख देता हूं उसका मतलब, दैट इज ऑर्डर एंड सीक्वेंस will be followed while recording ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम ऑर्डर और सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी को नाम दिया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसे लिखते हैं दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, दैट इज ऑर्डर एंड सीक्वेंस विल फॉलो व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम ऑर्डर और सीक्वेंस को फॉलो करना। 1 अप्रैल को पहले ही आना चाहिए, 2 अप्रैल के बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, तो जनरल की मतलब ये होगा। लो भाई, तो ये था जनरल का कुछ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ जनरल। फॉर्मेट ऑफ जनरल, जनरल का फॉर्मेट क्या होगा? देखो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल मतलब किस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करोगे, इसी फॉलो को करना है। इसके अलावा आप कोई भी अलग फॉर्मेट नहीं बना सकते, आपको यही फॉर्मेट अप्लाई करना है। सबसे पहले आएगा डेट, डेट का एक कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ का कॉलम होगा, फिर के बाद डेबिट का कॉलम होगा, डेबिट का अमाउंट आएगा यहाँ पर, फिर क्रेडिट अमाउंट आएगा। अमाउंट लिखना, मैं अमाउंट को इधर अमाउंट आएगा, अमाउंट डेबिट का आईडी लिखना है बस आपको, और ये आपके पास बन गया फॉर्मेट। ये होगा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट फॉलो करना है। एलएफ का मतलब क्या होता है सब बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, गारंटी बताऊंगा। मुझे एक को बताना है एलएफ का मतलब, जब मेरा लेजर और जनरल दोनों खत्म होंगे ना तभी बता पाऊंगा, अदरवाइज ये नहीं समझना है। ठीक, तब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट करें, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। अब दोस्तों बिना देर करे, कोई भी थ्योरी वगैरह इसमें आती नहीं है, थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होती, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कहा भाई राम ने, मेरे को भाई वही समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल समझ लो, आपको सबको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ दिन के 20-30 ट्रांजेक्शन बताने वाला, वो ट्रांजेक्शन आप कर लोगे ना, आपको कोई ट्रांजेक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखना। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस and introduced Mohan started business and introduced capital और रुपीज बन गया। ये एग्जांपल लिखेंगे पहले, फिर जाकर मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा एक साथ। पहले मेरे एग्जांपल सारे लिखेंगे, ठीक है, फिर जाके कराऊंगा। देखना सर अगला, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर, फ्रॉम राज फर्नीचर। राज नाम आ गया दोस्तों, क्या आ गया नाम, और नाम आते तो क्या होता है उधार पर, बताया था मैंने पिछली क्लास में, फॉर 10,000 रुपीज पेड इन कैश। ओहो, यहाँ तो नाम क्या आपका लिख दिया पेड इन कैश, तो क्या मानूं बताओ। मैंने बताया था कि अगर नाम और पेड इन कैश आए, अगर नाम आए तो आप क्या मानोगे उधार, अगर नाम के साथ लिखा हो जाए पेड इन कैश तो क्या मानना है, सिर्फ पेड इन कैश मान लो, कैश में करके पेमेंट मिल जाए। तीसरा आप लिखना परचेज गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक, परचेज गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है, चेक से पेमेंट हुई है। अगेंस्ट चेक का मतलब क्या होगा दोस्त, चेक से पेमेंट हुई। मेरे एग्जांपल को उतारना है आपको ढंग से, उसके बाद जितने मेरे एग्जांपल है उसको कर लीजिए, बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे जो बुक के क्वेश्चन हमारे। फोर्थ लिखना सर आप, फोर्थ सेल गुड्स ₹25,000 अगेंस्ट चेक। मतलब अगेंस्ट चेक का मतलब क्या हो गया कि जो भी गुड्स बेचे उसकी जो पेमेंट रिसीव हुई है वो चेक से रिसीव हुई है, मतलब बैंक में आया होगा पैसा, इससे मेरा बैंक बढ़ गया होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। पेड सैलरी, पेड लिख दिया, पेड का मतलब पे कर दी है, पैसे दे चुके हैं। पेड सैलरी ऑफ रुपीज आपके पास 50,000। ये बेसिक ट्रांजेक्शन है जो आपको आनी चाहिए, इससे स्टार्टिंग होती है असली जनरल एंट्रीज की। रिसीव्ड कैश 10,000 रुपए फ्रॉम अमित, क्योंकि हमारा डेटर था। भाई हमें कोई बंदा क्यों पैसा देगा, क्योंकि हमारा वो डेटर है, इस वजह से पैसा देगा। 7
सेवंथ, कैश पेड टू महेश, कैश पेड टू महेश जो कि हमारा क्रेडिटर है। हम किसी को कैश क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर है, हमें देना होगा तभी, और रुपीज 10,000। ठीक है भाई। सोल्ड गुड्स टू राम, अब कैसे में आप नाम आ गया, जब भी नाम आता है तो क्या होता है? उधार पर होता है, और रुपीज 15,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और रुपीज 1 लाख। और 10वां, विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश और रुपीज 5,000 फॉर पर्सनल यूज। लो भाई, तो ये तो हो गया सर आपके पास 10 ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया कि ये हुई हमारे बिजनेस के अंदर। अब मुझे क्या करना है? जर्नल एंट्री बनानी है। तो मैं पहले फॉर्मेट बनाऊंगा। देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा भाई जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, एंट्री मतलब क्या होता है? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बोलते हैं एक एंट्री, एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी 1 एंट्री, दूसरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी सेकंड एंट्री, जर्नल एंट्री। अब फॉर्मेट बना लो पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? तो डेट, डेट मुझे देने लगा तो 1 2 3 डाल दूंगा। अगर डेट दे दी तो डेट डाल दूंगा। फिर बताओ क्या आएगा? फिर पर्टिकुलर आएगा, फिर एलएफ, एलएफ के बाद क्या आएगा मेरा भाई? ये एलएफ हो गया। एलएफ मतलब लेजर फॉलियो। फिर अमाउंट आ जाएगा, बस ये बन गया फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जनरल मैंने यहाँ पे लिखा डेट, फिर आप लिखोगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब होता है डिटेल, पर्टिकुलर का मतलब होता है डिटेल ऑफ दी ट्रांजेक्शन। पहले बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, एलएफ पिछली क्लास के अंदर, एलएफ, फिर डेबिट साइड और फिर क्रेडिट। क्रेडिट से मतलब डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, क्योंकि डबल इफेक्ट होंगे ना, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो वो लिखेंगे। लिखने का तरीका देखना, डेट आएगी तो डेट लिखेंगे, डेट नहीं है तो पहला ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखो ध्यान समझना, ये अगर मेरी बातें समझिए पूरी, ध्यान लगा देंगे इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर, भले एक क्वेश्चन करें पर पूरी दी जान से करना है यार क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन देखो। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए, मैं बिजनेस, मैं जब भी जनरल एंट्री पास करूंगा मैं बिजनेस ही समझ कर एंट्री पास करूंगा। तो मोहन है, मैं बिजनेस हूं, उसने मुझे 1 लाख रुपए दी, उसने मुझे क्या दिया? 1 लाख। बताओ मेरे पास क्या है? कैश आया। क्या आया? कैश। और जो चीज आएगी मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कैश का आना क्या होगा? डेबिट। कैश क्या है? मेरी एसेट। एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। बताया था मैंने पिछली क्लास में, सेम वही है, सेम वही है, बस अभी लिखना है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट पता चल गया तो आप सब समझ गए। मैंने पिछली क्लास में आपको डेबिट क्रेडिट समझाया कि कैश का रिसीव करना क्या होगा? डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है तो डेबिट कर दो। और मेरे पास साथ में क्या आई? लायबिलिटी भी तो आई। मेरा कैश बढ़ा पर मेरे को अभी मोहन को पैसे भी तो देने होंगे, मेरी लायबिलिटी तो जनरेट हुई। एसेट का बढ़ना, कैश का बढ़ना क्या होता है? डेबिट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये बात समझ में आया? और लायबिलिटी किस चीज की बढ़ी? कैपिटल के नाम की बढ़ी, क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। मैं बिजनेस हूं और मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करूंगा दोस्तों। क्या समझ में आया नहीं? तो मुझे बताओ, क्या मैं राम ने, मोहन ने जब मेरे पे बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। बिजनेस के पास क्या है? कैश का आना डेबिट होगा, डेबिट वर्ड्स कम इन, या एसेट का बढ़ना, डेबिट कुछ भी बोल लो, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। कैश का बढ़ना डेबिट, तो एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट की घटना क्रेडिट। एसेट बढ़ गई है, कैश आके तो एसेट बढ़ा, डेबिट हुआ। और साथ में कैपिटल भी तो आई, और कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। मेरे पे पैसा आया, साथ में लायबिलिटी भी तो आई, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? ठीक है, दो चीज आई, एक तो कैश आया, एसेट आया, एसेट का बढ़ना डेबिट होगा। तो देखना कैसे करना है, समझना कोने से स्टार्ट करना, बिल्कुल कोने से। कैश अकाउंट, और यहां लिखना है डेबिट। कैश क्या हो गया? डेबिट। फिर थोड़ा सा इधर गैप देकर थोड़ा सा आगे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब हो गया क्रेडिट। टू से स्टार्ट होता है तो मतलब होता है क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोलने का नजरिया, बोलने का तरीका।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा बोलते हैं एंट्री को। यही तो होती है एंट्री पास करना, कैसे रिकॉर्डिंग करना था आपको बताया था ना, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, ऐसी होती है दोस्तों रिकॉर्डिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब कैश को आपने डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और ऑब्वियस यही होना चाहिए, कैश का आना डेबिट होता है और कैपिटल मतलब लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। अकाउंट डाल दो यहाँ पर, देखो 1 लाख रुपए डालेंगे डेबिट साइड पर, और 1 लाख यहाँ डालेंगे, यहाँ खाली 1 लाख नीचे डालेंगे भाई, इसके सामने डालेंगे, इसके सामने डालेंगे दोस्त, इसके सामने डालेंगे 1 लाख क्रेडिट के, और डेबिट के सामने डालेंगे। आई बात समझ नहीं आई? क्लियर है? बताओ। अमाउंट एक ऊपर एक नीचे, सामने सामने होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्यों का कैश डेबिट? क्योंकि कैश मेरे पे आया है। छठे चैप्टर इससे पहले चैप्टर था, मैंने कहा था पूरा भेजा जनरेट, कुछ नहीं करना, यही करता रहूंगा जो छठे चैप्टर में, इसलिए मैंने वहां पर कम क्वेश्चन करा, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों? क्योंकि कैश का आया, डेबिट वर्ड्स कम इन या एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। और कैपिटल भी तो आई है, और कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उसको पेमेंट करनी होती है मोहन को, तो कैपिटल क्या होगा? लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना क्या होगा? क्रेडिट होगा। और नरेशन होती है, क्या होती है? इसको बोलते हैं नरेशन। स्टार्टिंग होती है बीइंग से, मेरी बात समझना। नरेशन क्या मतलब हुआ? नरेशन का मतलब होता है कि आपने जो ऊपर एंट्री पास करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस एंट्री किस पर्पस से पास करी, किस चीज से एंट्री पास करी, बताए हमें। तो जब भी इनको बोलते हैं नरेशन, नरेशन मतलब होता है आपके पास डिटेल ऑफ द एंट्री, एंट्री की ट्रांजैक्शन क्या थी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, हमारे पास तो आंसर है ना, आपके पास क्या कहते हैं पेपर में जब एग्जामिनेशन चेक करेगा उनके बाद कहेगा भाई हमारे को तो सामने आंसर, आप तो आंसर लिख कराओगे ना, क्वेश्चन लिख कराओगे, सर आंसर लिख कराएंगे। जब आप आंसर लिख कराओगे तो आपको बताना पड़ेगा ना ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन इस चीज का है, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखनी है। और नरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की डिटेल। और नरेशन जब हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं बीइंग वर्ड से, क्या करते हैं? बीइंग और ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट हमेशा बीइंग। इंट्रोड्यूस कुछ भी लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन बिजनेस। अमाउंट नहीं लिखते कभी भी, नरेशन के अंदर क्या लिखते? अमाउंट नहीं लिखते। इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन बिजनेस, ये होगी नरेशन। नरेशन का मतलब क्या हुआ? जो ऊपर ट्रांजैक्शन करी उसका क्या आपके पास किस चीज से किस बेस पर ट्रांजैक्शन करी थी, मैंने कहा ये नहीं, क्योंकि कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर इसलिए ट्रांजैक्शन करी। और एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे बस ऐसे। और जहां डेट थी तो डेट लिख देना, डेट नहीं थी तो आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख देना। क्या बात समझ में आई है? नहीं है? क्लियर है? ट्रांजैक्शन पहले नंबर, नरेशन समझ में आ गया। नरेशन मतलब बीइंग इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन अ बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन है वही लिख दो, अमाउंट नहीं आता कभी नरेशन के। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। क्या था? परचेज करा है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एसेट या गुड्स? एसेट। पहली बात समझना कि अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो एसेट वर्ड का नाम आता है, एसेट अकाउंट खुलता है। जब आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स अकाउंट नहीं खुलता, क्या खुलता है? परचेज अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था। गुड्स के केस में परचेज और सेल होता है दोस्तों, परचेज और सेल अकाउंट खुलते हैं, तभी गुड्स अकाउंट नहीं खुलता। बट एसेट के केस में एसेट अकाउंट खुल जाता है, भले यहाँ पर परचेज वर्ड का यूज करा है, परचेज क्या करा? एसेट खरीदे तो एसेट वर्ड का यूज होगा। मैंने एक फर्नीचर खरीदा राज फर्नीचर से, राज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा, राज फर्नीचर खरीदा और मैंने लिख दिया साइड में। अगर ये लिखा होता ना पेड इन कैश तो मैं मानता उधार पर खरीदा, क्योंकि नाम आया, जब किसी ट्रांजैक्शन के अंदर नाम आएगा समझ लेना उधार पर देना, पर यहाँ पर साथ में लिख दिया है कि पेड इन कैश। अब दोस्तों राज फर्नीचर है वहां पर, मैंने कहा भाई मैं बिजनेस हूं, मैंने कहा भैया मुझे फर्नीचर चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है अपने बिजनेस के लिए, तो मेरे पास जब इसे फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताओ? फर्नीचर आएगा। फर्नीचर क्या होती है? एसेट, टेंजिबल एसेट। फर्नीचर का आना, एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट। और मैं उसको क्या दूंगा अपनी जेब से? पैसे दूंगा। मैं आपको अपनी जेब से क्या दूंगा? पैसे दूंगा। और पैसे का जाना क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आया? एसेट का आना डेबिट, एसेट का जाना क्रेडिट। एसेट का आना डेबिट, एसेट का जाना क्रेडिट। इसका मतलब दूसरा तरीका क्या है? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट उसको करना जो आ रहा है, क्रेडिट उसको करना जो जा रहा है। बताओ क्या आ रहा है फर्नीचर के अंदर? फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो फर्नीचर आएगा तो डेबिट करूंगा, जाएगा तो क्रेडिट करूंगा। आई बात समझ में? यही तो बेसिक है। तो एंट्री क्या होगी बताओ? एंट्री शुरुआत कहां से करेंगे? यहाँ से। तो कहूंगा फर्नीचर आया तो परचेज करा, परचेज अकाउंट नहीं खुलेगा, परचेज अकाउंट खुलता है जब मैं गुड्स खरीदता हूँ। मैं कहूंगा फर्नीचर अकाउंट DR डॉट करूंगा डेबिट, बोलूंगा फर्नीचर हो गया डेबिट। और टू क्रेडिट क्या करूंगा? टू यहाँ से स्टार्ट करूंगा, टू। और देखो ये और ये चीज और ये चीज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो ऐसा करो जिसमें प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज अच्छी होती है, कोशिश करके प्रेजेंट करे आप अच्छे से। देखो यहाँ पर अगर टू लिख दो तो लाइन से टू होना चाहिए मेरे साथ। टू टू आपके पास क्या होगा? फर्नीचर आया और कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर आया, एसेट बढ़ना डेबिट, एसेट का जाना क्रेडिट। फर्नीचर आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट। कितने का खरीदा आपने? 10,000 रुपए का, 10,000 का खरीदा। लो भाई नरेशन क्या डालोगे? बीइंग परचेज फर्नीचर, बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग परचेज फर्नीचर। आपने क्या लिखा दोस्त? परचेज फर्नीचर।
इन कैश, इन कैश रखेगा, बस ये लिख दो। ये आपने फर्नीचर लेता कैश के अंदर, बस खत्म, ट्रांस खत्म। और यहाँ पर इसको डबल अंडरलाइन एक अंडरलाइन से क्लोज कर दो, लो समझ में आया। डेट होती है, डेट है तो तीसरी ट्रांजेक्शन। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये तरीका है लिखने का, ये अकाउंट बनाने का तरीका है, जनरल एंट्री पास करने का तरीका। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। क्या है, मैंने गुड्स खरीदे, अब गुड्स खरीदने में गुड्स अकाउंट नहीं होगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स खरीदने में होता है खर्चा। गुड्स खरीदने में क्या होगा, वही खर्चा होगा। तो 50,000 रुपए अगेंस्ट द चेक, और मैंने गुड्स किससे करा, बैंक से पेमेंट करके, चेक से पेमेंट कर दी मैंने, तो बैंक मेरा कम हो गया होगा। मुझे बताओ क्या होगा। मैंने जब गुड्स खरीदे तो गुड्स आए, वो तो ठीक है, पर मेरा गुड्स आने का नहीं देखता, गुड्स के टाइम पे क्या देखता हूँ, खर्चा और इनकम देखता हूँ। गुड्स खरीदते टाइम मेरा क्या हुआ, खर्चा हुआ, क्योंकि मेरा रेगुलर नेचर का बिजनेस है। एसेट खरीदना मेरा रेगुलर बिजनेस है, एसेट अकाउंट आता है, वहां खर्चा नहीं देखते, वहां क्या देखते हैं, एसेट का आना जाना देखते हैं। और गुड्स खरीदना मेरा रोज का बिजनेस है, रेगुलर नॉर्मल काम है, नॉर्मल एक्टिविटी है गुड्स खरीदना, तो इसलिए मेरा गुड्स के टाइम पे खर्चा देखा जाता है। गुड्स खरीदने में वो मेरा खर्चा, क्या खरीदने में वो खर्चा। और जितने भी लॉसेज और एक्सपेंस है क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस बताया था, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो भाई गुड्स खरीदने में मेरा क्या होगा, खर्चा होगा, तो परचेज अकाउंट क्या होगा भाई, परचेज अकाउंट क्या होता है, मेरे एक्सपेंस होता है, क्योंकि गुड्स खरीदने में क्या होगा, परचेज। तो मैं क्या करूंगा भाई, परचेज अकाउंट को कर दूंगा, परचेज अकाउंट कर दूंगा डेबिट, और 2 दिखा दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2। मेरा बताओ, जब मैंने गुड्स खरीदे तो मेरा हुआ खर्चा, जब मैंने गुड्स खरीदे तो मेरा हुआ खर्चा, तो ठीक है। एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं, इनकम सारी क्रेडिट होती है, ये समझना। एक्सपेंस सारे डेबिट, इनकम सारी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। लास्ट वाला गोल्डन रूल। और परचेज अकाउंट का क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि ये एक्सपेंस था इस वजह से डेबिट करा है। और 2, मैंने जब गुड्स खरीदे क्या मेरा जेब से कैश गया है, बैंक से पैसा का पेमेंट करा है? सर बैंक से, क्योंकि चेक इशू करा, और चेक इशू करेंगे तो कैश जाएगा जेब से या बैंक से कट जाएंगे? सर बैंक से कट जाएंगे। अब मुझे बताओ, बैंक मेरे लिए क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है, क्योंकि बैंक मेरा पैसा रखा हुआ है। तो बताओ, जब मैं परचेज करते टाइम मैं आपसे कुछ खरीदता हूं, मेरा खर्चा हुआ, खर्चा मैंने डेबिट कर दिया, और जब मैं आपको बैंक से पेमेंट करूंगा, चेक दूंगा, तो आप मेरे बैंक से पैसा निकालोगे, तो बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। बताओ एसेट बढ़ गई या कम हो गई? बैंक एसेट है, एसेट बढ़ गई या कम हो गई? पेमेंट करने पर बैंक से कम हो गई। एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का कम होना क्रेडिट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 बैंक कर देंगे क्रेडिट। और बीइंग क्या लिख देंगे, बीइंग मतलब रेशन में क्या डालेंगे, क्या करा था आपने, क्यों करी है एंट्री। एंट्री का मतलब क्या है, क्यों करी है आपने एंट्री। आपने क्या लिखा, गुड्स खरीदे, तो लिखोगे परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, चेक, चेक से खरीदा है, चेक। और क्या एंट्री आएगी, परचेज करा कितने गुड्स को परचेज करा, 50,000 रुपए खरीदे हैं, और चेक से पेमेंट करी, इसलिए बैंक कम हो गया और एसेट कम हो गया। एसेट कम होना क्रेडिट होता है दोस्तों, एसेट का कम क्या होना होता है, क्रेडिट होना होता है। लो भाई आगे समझना, आपको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मेरे हिसाब से, जहां तक है मैंने आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। ये क्लियर होना भी चाहिए, अगर क्लियर नहीं हुआ बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये भाई एलएफ का यूज क्या करेंगे सर, एलएफ का यूज भी होता है, वो आगे जाकर बताऊंगा एलएफ का क्या यूज होता है। बट ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते, जब हम क्वेश्चन में गिवन होता है ना, एलएफ नंबर होता है, वो गिवन होता है तभी हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं करते। जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, जैसे होती है होने दो। आप भी थोड़े बड़ी लाइन खींच दो भाई अपनी कॉपी के अंदर, और फिर अगले पेज में आ रही तो अगले पेज में कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि पेज में करना, इतनी सारी ट्रांजेक्शन अलग अलग पेज में हो सकती है। अब मैं हर बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा दोस्त, मैं बस ये बनाता रह जाऊंगा, फिर समझा के आऊंगा। मेरा काम समझाना है, फॉर्मेट बनाना ना, फॉर्मेट बनाना आपका काम है, आप फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है भाई, फॉर्मेट आप बनाएंगे बस, और मैं तो बस ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा देखो, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं डायरेक्ट। आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, पर पहले आप थोड़े स्टार्टिंग के पॉइंट है तो आप पहले फॉर्मेट बना लो, फिर लास्ट में जब आपको फॉर्मेट की आदत हो जाएगी फिर आप डायरेक्ट भी कर लेना, ठीक है। पेपर में कभी डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, पेपर में कभी डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, पेपर में फॉर्मेट के साथ होगा, नंबर कट जाएंगे आपके। इसके बाद मैंने क्या करा था मुझे बताओ सर, चौथी ट्रांजेक्शन क्या है, चौथी ट्रांजेक्शन क्या था, आपने गुड्स खरीदे चेक से, तो जब आप गुड्स खरीदोगे और चेक से आपको पेमेंट, भाई गुड्स खरीद, सॉरी गुड्स बेचे, जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरा बताओ क्या होगा, इनकम होगी या नहीं होगी। गुड्स बेचने में सेल अकाउंट आएगा क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि मेरी इनकम है, और इनकम सारी कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। मैंने किसी को गुड्स बेचे और मैंने सेल करी, और जब सेल करी तो पैसा मेरे पे कैश नहीं मेरे बैंक में आया, क्योंकि मुझे चेक मिला, और चेक जब मैंने बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक तो बढ़ गया,
तो बैंक में क्या एसेट, एसेट का बढ़ना क्या होता है डेबिट। तो एक इफेक्ट देख लिया हमने कि बैंक का बढ़ना डेबिट होगा और सेल करना क्या होगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम है। तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ? क्योंकि बैंक बढ़ गया। और टू सेल अकाउंट क्यों हुआ क्रेडिट? क्योंकि सेल इनकम है। रीजन भी बताते हुए चल रहा हूं साथ के साथ कि आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लो भाई, तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक बढ़ गया क्योंकि पैसा आया होगा और बैंक क्या होगी मेरी एसेट। एसेट का बढ़ना क्या होता है डेबिट। और टू टू एसेट का बढ़ना डेबिट। टू क्या आएगा भाई आपके पास सेल अकाउंट आएगा। सेल मेरी क्या है इनकम है। बीइंग क्या लिखेंगे नरेशन आप डालोगे बीइंग बीइंग सेल गुड्स थ्रू कैश। सेल गुड्स थ्रू कैश। सेल करी हमने कैश के थ्रू। लिख लेना बीइंग वगैरह सब आप लिखोगे। आप दोस्तों मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है। ये सब मैं प्रेजेंट मैं थोड़ा करूँ, मुझे थोड़ा पेपर देना है, आपको देना है ना पेपर। तो आप लिखिए सब। बैंक मैंने बैंक बढ़ा तो बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर आप कर रहे हो बैंक बढ़ गया। बैंक का बढ़ना क्या होता है डेबिट। क्योंकि बैंक एसेट है। एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट घटना क्रेडिट। और इनकम का बढ़ना क्रेडिट। इनकम बढ़ने पे क्या होगी क्रेडिट। याद है मॉडल अप्रोच। और डेबिट वर्स कम डेबिट डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जितने इनकम और गेन है क्रेडिट करना। तो कितने का भाई सेल करिए आपने 25,000 रुपए की सेल करिए भाई आपने 25,000 रुपए की सेल करिए। नरेशन लिख दोगे क्या? बीइंग बीइंग से स्टार्टिंग होती है नरेशन। बीइंग सेल गुड्स सोल्ड थ्रू चेक। चेक से गुड्स सोल्ड करे हैं। पांचवी ट्रांजेक्शन लिखते हैं। पांचवी ट्रांजेक्शन ये कहती है सैलरी पे करी है। मैंने किसी को क्या करी है सैलरी पे करी। भाई मान लो एक एम्प्लॉय है जिसको मैंने सैलरी दी। सैलरी मेरे लिए क्या है खर्चा है। सैलरी मेरे लिए क्या है सैलरी अकाउंट मेरे लिए क्या होगा एक्सपेंस होगा। क्योंकि सैलरी देना मेरे लिए क्या है खर्चा। सैलरी देने पर बताओ पैसा आया होगा या गया होगा? सर गया होगा। बताओ पैसे का आना डेबिट जाना क्रेडिट। याद है एसेट का बढ़ना डेबिट करना क्रेडिट। एसेट है कैश में एसेट है। एसेट कम हो गई तो एसेट कम होगी तो कैश व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट। खर्चा पहले बताओ एक्स सैलरी। सैलरी का बताओ सैलरी मिले क्या एक्सपेंस। जितने भी खर्चे कहां जाते हैं डेबिट साइड पर। तो मैं एंट्री के पास करूंगा सैलरी अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। सैलरी अकाउंट का कर दूंगा भाई डेबिट कर दूंगा। ऑलमोस्ट सैलरी मेरी बढ़ गई। सैलरी खर्चा है। और टू कहूंगा कैश कर दूंगा कम। कैश का कम क्यों करूंगा? क्योंकि कैश आना डेबिट होता है और जाना क्रेडिट होता है। क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम इन होता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता है। लो भाई लो, तो बताओ कितने से ट्रांजेक्शन होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? 50,000 सैलरी पे करी हो। मैं सैलरी पे करूं कोई भी खर्चा पे करूं रेंट पे करूं इलेक्ट्रिसिटी पे करूं सबके एंट्री ये होगी। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है। और टू कैश अकाउंट अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जो चीज कम हो रही है वो क्रेडिट, जो चीज बढ़ रही है वो डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताओ कितना आएगा आपके पास 50,000 का। देख रहे हैं नरेशन आप लिखोगे बीइंग सैलरी पेड। क्या लिखोगे बीइंग सैलरी पेड। सैलरी पे कर दी भैया। 6 ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर हो रहा है? ठीक है आराम से चल रहा हूँ बहुत पता चलेगा। रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम अमित। अब अमित से कैश रिसीव हुआ तो मेरे पास क्या आया बताओ पहले। तो मेरे पास आया कैश। मेरे पास क्या आया कैश। कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। मेरे पास क्या आ गया दोस्त कैश आ गया। और टू मैंने अमित कर दिया। अमित कौन है मेरा डेटर। तो मैंने बैंक में डेटर वैसे लिखते नहीं है लिख दिया मैंने समझाने के लिए। डेटर को क्रेडिट क्यों करा? अमित कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो समझ में आता है कि कैश का आना डेबिट होता है। अब अमित ने पैसा दिया है। अमित कौन है गिवर। अमित कौन है गिवर। अमित कौन है मेरे भाई गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो गिवर होगा उसको क्रेडिट कर देना। जो गिवर होगा उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है इसलिए वो अमित को क्या कर दिया क्रेडिट। और दूसरा ट्रांजेक्शन मॉडर्न अप्रोच ये तो ट्रेडिशनल था कि क्रेडिट द गिवर तो ट्रेडिशनल। मॉडर्न अप्रोच से क्या होगा देखो डेटर अमित से मुझे पैसे लेने थे। अमित मेरे लिए क्या थी एसेट थी। जिस पर्सन से पैसा लेना होता है वो मान लिया एसेट माना जाता है। उसने पैसा दे दिया तो बताओ एसेट बढ़ जाएगी या कम कर दूंगा? अब बोलूंगा अमित से पैसा लेना है खत्म हो गया। आप अमित हो मैंने आपसे मान लो मैं अमित हूं और आपको पैसे लेने मेरे से। तो मैंने कहा मुझे आपको पैसे देने हैं तो आपके ऊपर क्या बन गया आप मैं आपके लिए क्या बन गया एसेट बन गया क्योंकि मुझे आपको पैसे देना है। अब जब मैं आपको पैसा दे दूंगा क्या अब भी मैं आपके लिए एसेट रहूंगा? क्या अब भी आप मुझसे पैसा मांगोगे? नहीं। तो एसेट पैसा देने से एसेट आपकी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। एसेट का बढ़ना डेबिट कम होना क्रेडिट। यही तो समझा रहा हूं तब से मैं। तो अमित डेटर जो होता है मेरे लिए क्या होती है एसेट होती है। डेटर क्या होता है मेरे लिए एसेट होता है। और जब वो मुझे पैसा दे देगा तो एसेट खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मुझे पैसा दे देगा तो अब मुझे पैसा दे दिया तो मैं ये बोल नहीं सकता कि मुझसे पैसा लेना है। तो जब लेना ही नहीं तो एसेट किस बात की? तो अमित से मुझे पैसा आना था मेरी एसेट थी। एसेट अब उसने पैसा दे दिया तो एसेट आप कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए क्या करता है कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एसेट को बढ़ाना होगा तो डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। इसलिए अमित को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि एसेट कम हो गई। या क्रेडिट द गिवर जो भी आप लगा दो गिवर है। ठीक है
तो भाई जो भी आपका अमाउंट आएगा वो डाल देना। बीइंग नरेशन क्या डालोगे, बीइंग नरेशन क्या डालोगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, सिंपल। सातवीं ट्रांजेक्शन अमाउंट देख लेना क्या है, 10,000 है। कैश पेड टू महेश जो हमारा क्रेडिटर था, अब महेश को हमने पे करना है, हम एक ही है सेम है। अब एक ही है महेश, हमको महेश को पेमेंट करनी है। अब महेश को जब हमें पेमेंट करनी है 10,000 रुपए की, तो महेश हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। महेश हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अब जब मैं अपना कैश निकाल के उसको पे कर दूंगा तो कैश आया गया गया, तो कैश का जाना क्रेडिट, ठीक है। और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, मेरे को महेश को पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए, वो मेरी लायबिलिटी था। अब लायबिलिटी था तो मेरी लायबिलिटी पेमेंट करने से अब खत्म हो जाएगी, और लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। तो महेश डेबिट हो जाएगा और मेरा जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा दोस्त, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। डेबिट कर दूंगा क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई है, कम हो गई है। लायबिलिटी पे करनी 10,000 मुझे महेश को पे करने थे, मैंने पे कर दिए। अब जब कर दिए तो किस बात की लायबिलिटी है, तो कैंसिल कर दो ना, तो कर्जा खत्म हो गया। अब जब लायबिलिटी कैंसिल हो गई, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, कम होना डेबिट होता है। वही समझा रहा हूँ। मॉडर्न अप्रोच को ढंग से सीख लो, ट्रेडिशनल अप्रोच को ढंग से सीख लो, वो समझ लो कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही आप रीजन एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो महेश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि महेश डेबिट इसलिए करा है क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी को कम करना होता है तो डेबिट करते हैं, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। और मेरी एसेट भी तो कम हो गई, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। कैश अकाउंट मेरे चलेगा, कैश का आना डेबिट, जाना क्रेडिट। मैंने पेमेंट करी है तो कैश से तो करी होगी, ठीक है सर, समझ में आ गया। बी क्या लिखोगे, बी अमाउंट पेड टू महेश, बी अमाउंट पेड टू महेश, पूरा लिख लेना, जगह छोड़ दो। आठवीं ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू राम। अब मैंने राम को उधार पे माल बेचा, राम को क्या माल बेचा, उधार पे। तो राम मेरे क्या बन गया, डेटर। क्या बन गया, डेटर। क्योंकि जब मैं किसी को माल उधार बेचूंगा उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो उससे मुझे पैसा लेना है, तो मेरे क्या बन जाएगा, वो डेटर बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो मेरे डेटर बढ़ गए या कम हो गए, माल बेचने से उधार पर डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सर बढ़ जाएंगे, क्योंकि पैसा लेना होगा। और डेटर का बढ़ना क्या होता है, एसेट का बढ़ना होता है, क्योंकि डेटर मेरे लिए क्या है, एसेट। तो एसेट का बढ़ना डेबिट है, एसेट का बढ़ना क्या है, डेबिट है। तो राम को कर दूंगा मैं क्या, राम कर दूंगा डेबिट। तो राम कर दूंगा डेबिट, राम अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। और टू सेल, सेल को कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि जब मैंने माल बेचा होगा तो मेरी इनकम होगी नहीं होगी। अब मैंने कहा प्रूडेंस कंसेप्ट, और सॉरी एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेट बेसिस पर रिकॉर्ड होती है। ट्रांजैक्शन पैसा आए या ना आए ये नहीं देखना, जिस दिन आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना। मतलब आपने सेल करी, आपकी इनकम मान लेना उधर, रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस दिन आपने माल को बेचा उसी दिन आप इनकम मान लो, ये मत देखना कि पैसा कब आया, ठीक है। ये तो मैंने सेल करी, मैंने इनकम मान ली भाई, क्योंकि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल कहता है, कहता पैसा आना जाना मत देखना, जिस दिन आपने सेल करी उसी दिन आप इनकम मान लेना। तो मैंने सेल किया, हमारी इनकम, इनकम मेरी क्या होती है, क्रेडिट। और राम मेरे क्या होगा, डेबिट। क्यों हुआ राम डेबिट, क्यों हुआ, रीजन बताओ। राम डेबिट इसलिए हुआ है कि राम मेरा बन गया है डेटर, राम मेरा क्या बन गया, तो डेटर। अब इससे मुझे लेना है पैसे, और अगर पैसे लेना तो मेरी एसेट, एसेट का बढ़ गई, एसेट का बढ़ना डेबिट हो गया, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट होगा लिख लेना, रिलेशन लिख लेना। बीइंग गुड सोल्ड टू राम, जिस लिख देना सिंपल, बीइंग गुड सोल्ड टू राम। नौवीं ट्रांजेक्शन देखना। अब मैंने गुड्स खरीदे, देखो मैंने गुड्स खरीदे मोहन से, वो भी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 के गुड्स मोहन से खरीदे। अब बताओ, मोहन से 1,00,000 के गुड्स खरीदे तो मैंने उधार पर देता है कैश में, मुझे बताओ सर। अगर नाम आ जाता है ना तो समझ लेना उधार पर है। तो मैंने 1,00,000 के गुड्स किससे खरीदे भाई, 1,00,000 के गुड्स खरीदे मैंने मोहन से। अब बताओ, मोहन से जब मैं 1,00,000 के गुड्स खरीदूंगा तो मेरा खर्चा होगा नहीं होगा। मैंने कहा था पेमेंट होने से मतलब नहीं, जिस दिन आपका एक्सपेंस हो उस दिन रिकॉर्ड कर लो, एक्यूरेट बेसिस पर अकाउंटिंग। तो परचेज अकाउंट कर लूंगा, परचेज अकाउंट कर दूंगा मैं डेबिट, परचेज अकाउंट कर दूंगा मेरे भाई डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे एक्सपेंस कभी ना कभी तो पे करने हैं, एक्सपेंस तो है ही, कभी ना कभी तो पे करूंगा, पर सारे एक्सपेंस कहाँ आएंगे, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, डेबिट होगा, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे। और टू मोहन को कर दूंगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि मोहन मेरा बन गया क्रेडिटर, जिस पर्सन को पैसा देना होता है वो मेरा क्रेडिटर होता है। और लायबिलिटी बढ़ गई, मोहन से 1,00,000 के गुड्स खरीदूंगा, पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी जनरेट होगी ना, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। समझ में नहीं आया। और 1,00,000 रुपए यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा दोस्तों, 1,00,000 रुपए यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा। और क्या बोलूंगा, परचेज खर्चा करा, गुड्स खरीदने में खर्चा हुआ, डेबिट कर दिया, और उस खर्चे से मैंने पेमेंट नहीं करी। अगर पेमेंट कर देता तो कैश क्रेडिट होता, पेमेंट नहीं करी इसे लायबिलिटी जनरेट हो गई, लायबिलिटी जनरेट के लिए मोहन की लायबिलिटी बढ़ गई, मोहन को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। और लास्ट आपके पास
ड्राइंग्स की एंट्री है, लास्ट किसकी एंट्री है दोस्त, और लास्ट में क्लोज कर देंगे, क्या करते हैं क्लोज, टोटल नहीं करना है तो अमाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करना है। और क्या है लास्ट की एंट्री है कि जो विड्रॉ कर लिया उसने कैश में से कैश ले लिया 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए, कौन ऑनर, तो ऑनर जब कैश ले जाएगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, ऑनर है हमसे हमारा बिजनेस है तो हमसे पैसा लेके चले गया 5,000 रुपये, तो मेरा कैश बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, कैश का आना डेबिट जाना क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट को मैंने कर दिया क्रेडिट, मुझे पता चल गया 5,000 मेरे कैश गए। अब डेबिट क्या करूं, ड्राइंग्स, क्या करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग्स क्या करता है, ड्राइंग्स का नीचे बताया मैंने, मॉडल अप्रोच में जाकर देख लेना, वहां डेबिट दिखा था, ड्राइंग्स का बढ़ना डेबिट होता है, क्यों, ड्राइंग्स बढ़ने की वजह से कैपिटल कम होती है। आपने, आप ऑर्डर हो, मुझे बिजनेस हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मेरे पे लाइबिलिटी बन गई 1 लाख की, अब आप उसमें से 50,000 रुपए निकाल लेते हो तो ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स ले जाने की वजह से 50 ले जाने की वजह से मेरी कैपिटल कम होगी ना, और कैपिटल को बढ़ाना हो तो क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, इसलिए ड्राइंग का नीचे बढ़ गया डेबिट। आई बात समझ नहीं आया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है दोस्तों, क्योंकि इस ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए डेबिट कर दिया जाए। लायबिलिटी का कम होने की वजह से क्या होता है, डेबिट होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या समझ में आया, क्लियर है। तो ये होती है ट्रांजैक्शन असली जो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है इस तरीके से, ये होता है फॉर्मेट, असली फॉर्मेट, तो डेट पर डेट लिख देना ये सब। और ये मेरा आपको एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल आप, ठीक है, ये मेरे एग्जांपल आपको ढंग से पाना है, तो इसी क्वेश्चन को आप अब बिना देखे 2 बार और करो, अगर नहीं करा, देखो अकाउंट्स वाले तो मैं इतना नहीं बोलूंगा क्योंकि अकाउंट वाले को पहले से पता है, वो विदाउट अकाउंट वाले को स्ट्रिक्टली कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको 2 से 2 बार करना ही पड़ेगा, 2 से 3 बार आपको करना ही ये क्वेश्चन, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लो दोस्तों, एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, इसके आंसर नहीं होते, और इलस्ट्रेशन के आंसर होंगे, तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल, रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से मुझे कैश रिसीव, राम से कैश रिसीव क्यों होगा, रीजन बताओ, क्योंकि राम हमारा डेटर होगा, और राम जब हमें डेटर पैसा दे देगा तो हमारे पास कैश बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, आई बात समझ लो कि राम अकाउंट होगा। कराए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट कैसे क्या करता हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे करने का तरीका होता है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, वो फॉर्मेट आपको पेपर में उतारना है, जनरल एंट्री लिखेंगे और अब पहले ट्रांसफर लिखेंगे, डेट आपको दे दी है जनवरी 3 2015, जनवरी 3, कितना पुराने क्वेश्चन है, जनवरी 3, रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से पैसा रिसीव, तो क्या कहूंगा, कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कैश अकाउंट ऐसे लिखे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, और टू राम को कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि राम कौन है, क्रेडिट का गिवर, गिवर बोल दो, या डेटर कम हो गए, एसेट का बढ़ना डेबिट कम होने का मतलब क्रेडिट, तो राम, तो यहाँ वजह कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना आएगा 15,000 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इस वाला डेबिट कॉलम होता है, बस वो फॉर्मेट ना बनाकर क्या कर दिया मैंने, बस फॉर्मेट को हटा दिया और मेरे लिए लिख दिया कि 15,000 और 15,000 यहाँ लिख देंगे, ऐसा में दोनों इधर उधर लिखते हैं, क्योंकि नीचे नीचे मत कर देना, 15 मत कर देना, ऐसे करिए, क्योंकि डेबिट कॉलम ये होता है, क्रेडिट कॉलम ये होता है दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा ऐसे, पेपर में तो करना ही नहीं है ऐसा, पेपर में तो रफ के लिए है, ये रफ वर्क है, जल्दी जल्दी हो जाता है कंप्लीट, समझ में आया एंट्री। परचेज गुड फॉर कैश, कैसे गुड्स खरीदा, तो 4 तारीख को गुड्स खरीदा, 4 जनवरी 4, नरेशन लिख दोगे ना, नरेशन अपने आप आपको लिखना है भाई, हर बार लिखना है आपको नरेशन, ठीक है। नरेशन कहाँ से देख के लिखते हैं, ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन लिख दो, कॉपी कर दो पूरी पूरी, लिखना जरूरी होता है, तरीका होता है ना अकाउंट बनाने का। तो हमने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदूंगा तो मेरा खर्चा होगा, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस वाले सारे अकाउंट है डेबिट होते हैं, और गुड्स खरीदने में क्या क्या होगा, कैश गया होगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, खर्चा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश गया है, एसेट कम हुई है, एसेट कम होना क्रेडिट होता है। कितना अमाउंट है, 2500, जनवरी 5, सोल्ड टू हरी, हरी को बेच दिया, अब कैश में नहीं बेचा, हरी नाम आया है तो हरी को बेचा, हरी कौन होगा, हमारा डेटर, जब मैं हरी को बेचूंगा तो मेरा क्या होगा, सेल मेरी इनकम हो गई, और हरी मेरे लिए क्या होगा, डेटर बढ़ गए कम हो गए, बेचने से बढ़ गए, बेचने से डेटर बढ़ गए, तो हरी को कर दूंगा डेबिट, हरी को कर दूंगा डेबिट, और ये बोलो डेबिट का रिसीवर बोल सकते हो, हरी रिसीव कर रहे हैं गुड्स, तो हरी को रिसीव कर रहा है गुड्स, तो डेबिट का रिसीवर बोल सकते हो, या हरी हमारा डेटर है, डेटर का बढ़ना डेबिट होता है, सेल करने से डेटर बढ़ते हैं, उधार का माल बेचने से डेटर, और सेल में क्या है, इनकम, इनकम साइड क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। 3200 है, 1400 है, पेड रमेश, 3200 यहाँ लिख दिया, 3200 दोनों साइड बराबर होती है, जनवरी 6, रमेश को पे करा है, रमेश कौन होगा, रमेश हमारा क्रेडिटर होगा, हम किसी को पैसा क्यों दे भाई,
क्योंकि हमारा वो पहले से लायबिलिटी क्रिएट हो रहा होगा, पैसा देना होगा, क्रेडिट होगा, तभी तो पे कर रहे हैं। तो रमेश को जब मैं पे कर दूंगा, क्या मेरी लायबिलिटी अभी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? लायबिलिटी को कम हो जाएगी, और लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो रमेश को कर दूंगा, रमेश अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच समझ नहीं आ रही? फिर समझो कि डेबिट द रिसीवर। बताओ रमेश क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा, क्योंकि अगर मैं उसको पैसा दे रहा हूं तो वो क्या करेगा, रिसीव कर देगा। तो रमेश को कर दूंगा डेबिट कर दूंगा, और पैसा जा रहा है तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये तो नॉर्मल हो गया, पैसा आने जाना तो नॉर्मल हो गया। कितना, 1400 रुपए। ठीक है भाई, जनवरी 6 की एंट्री। जनवरी 17 की एंट्री, सीधा 17 को रिसीव फ्रॉम हरी। अच्छा, हरी को मैंने मार भेजा, देखो यहाँ 3200 रुपए का, अब उसमें से 3200 में से 1100 उसने दे दिए मुझे। अब दे दिया तो हरी को क्या कर दूंगा भाई, हरी को मैंने क्या बनाया था भाई, हरी को मैंने डेटर बनाया था, कितने से, 3200 से। मतलब हरी को मैंने अपनी एसेट बना लिया था 3200 का। अब हरी ने मुझे 1100 दे दिए, तो 1100 से कम कर दूं हरी को। जो चीज डेबिट करके कम करने के लिए क्या करना, देखो अगर कोई चीज पहले से डेबिट है, अगर उसको कम करना है तो आप क्रेडिट करो, और जो चीज पहले से क्रेडिट है अगर उसको कम करना है तो आप डेबिट करो। तो अपोजिट करते हैं कम करने के लिए। पहले इसका नेचर देखो, डेबिट है क्रेडिट है, अगर वो डेबिट नेचर का है तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर वो क्रेडिट नेचर का है तो उसको कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो बताओ हरी क्या है, मान लिए डेटर, तो डेटर क्या हो रखे थे, डेबिट हो रखे थे पहले से। अब हरी ने मुझे पैसे दे दिए जनवरी 17 को 1700 1100 रुपए। तो जब पैसे दे दिए तो मेरे पास क्या है, पहले तो बताओ कैश है, मेरे पास क्या है, पहले तो कैश आया, और कैश किससे आया, हरी से। तो ऐसा ऐसा बोल दो, क्रेडिट द गिवर बोल दो, जो दिया उसको क्रेडिट कर दो, या तो बोल दो हरी ने जो डेटर था उसने हमें पैसा दे दिया, तो 1100 से एसेट कम हो गई, क्योंकि 1100 दे दिए ना, 3200 टोटल एसेट थी, टोटल एसेट में से मेरे को 1100 पेमेंट कर दी, तो अब किस बात का पूरा 3200 मांगूंगा तो रिमेनिंग मांगूंगा, सॉरी 3200 में से 1100 कम हो गया ना, तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। देखो हरी को मैंने क्या कर दिया, हरी डेबिट हो रहा था, कम करने के लिए मैंने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो अगर कोई चीज पहले से डेबिट है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, अपोजिट एंट्री पास कर देते हैं। आया समझ में, क्लियर है? क्लियर है भाई, हरी क्रेडिट क्यों करा है, या तो बोल दो क्रेडिट कर दिया, ऐसे बोल दो डेटर में दिया कम हो गया, क्योंकि इसने पैसा दे दिया, अभी छोड़ा दिया है। फर्नीचर खरीदा राम से, उधार पर है, देखो राम बड़ा है, जब भी राम बड़ा आएगा या किसी उधार का नाम आएगा तो राम से उधार पर खरीदा है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, देखो मैंने जनवरी 20 को फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पास क्या है, तो बताओ मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा तो मेरे को फर्नीचर आया, फर्नीचर के लिए क्या होती है, एसेट, एसेट का बढ़ना क्या होगा, डेबिट। तो फर्नीचर क्या कर दूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दूंगा। और क्या मेरा पैसा गया, क्या मैंने कैश दिया, क्या मेरा बैंक कम हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मेरा पैसा नहीं गया, कैश नहीं गया, तो मैंने क्या करा, उधार पर खरीदा। और जब मैं किसी से उधार पर खरीदूंगा तो मेरे लिए कर्जा बढ़ जाएगा, मेरी लायबिलिटी बनने होगी, और लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट। राम अकाउंट को कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी राम की बढ़ गई, अब मुझे राम को क्या देना है, पैसा देना है, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा जाता है। या ऐसा बोल दो क्रेडिट द गिवर, राम कौन है, गिवर है ना, फर्नीचर दे रहा है 2200 रुपए का। आई बात समझ में? मेरे को ना क्रेडिट द गिवर ये सब सही लगता है, मुझे सही लगता है, जो मैं सही बताता हूँ, जिसमें सबसे आसानी होती है वो होती है एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का कम होना क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटी का कम होना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, कैपिटल का कम होना डेबिट, एक्सपेंसेस लॉस बढ़ने के लिए डेबिट करते हैं, खर्चे के लिए कम करते हैं। एक्सपेंसेस और लॉस को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। इनकम और गेन क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं, डेबिट साइड से कम होते हैं। ड्राइंग डेबिट साइड से बढ़ती है, क्रेडिट साइड से कम होती है। बस ये था, 5 चीजें आपका ये खत्म हो गया, उसी को भेज दो पूरा जनरल एंट्री। जनवरी कौन सी तारीख है भाई, एक ही महीने की ट्रांजेक्शन है, जनवरी पेड रैंक करा, पेड सैलरी करी है 27। तो मैंने क्या करा, देखो ऐसा मैंने रेंट पे करा, तो रेंट में लिए क्या होता है, खर्चा, रेंट पे करना मिले क्या है मेरे भाई, खर्चा है, तो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड पर। और रेंट पे करने से कैश आया गया गया, तो जाने के लिए क्या करना है, कैश को क्रेडिट करना है, भाई सिंपल। सैलरी पे करना मिले क्या है, खर्चा है, सैलरी पे करना मिले क्या है, एक्सपेंस है। पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा खर्चा कब है, इनकम कब है, एसेट कब है और लायबिलिटी कब है। अगर आप यही नहीं पहचान पाए खर्चा, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, तो आप कैसे पाओगे। तो रेंट पे करना एक्सपेंस होता है दोस्तों, रेंट पे रोज पे करता हूँ, सैलरी मेरे को हमेशा पे करने के लिए एक्सपेंस होता है। एसेट अलग से चमकती हुई नजर आती है, जो लायबिलिटी अलग से चमकती हुई नजर आती है, एक्सपेंस है। और सैलरी जब पे करूंगा तो कैश आएगा जाएगा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। जनवरी क्या होगा, 31 होगा 30। लो भाई बताना अमाउंट कितना है, 22,480 और 1100, 480 और 480 यहाँ पर आएगा, और 1100 और 1100। देखो अब आप जब इसका टोटल कर दोगे ना, टोटल इन साइड का टोटल वैसे करना नहीं होगा, बस वो नीचे कह रहा था टोटल एक बार कैलकुलेटर में कर लेना इन सबका, 15,2500 मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो 15,000 जोड़ के दिखाता हूँ, 15,000 प्लस 2500 प्लस 3200 प्लस 1400 प्लस 1100, 2200, 480, 2200, 480 और 1100, ये आ गया 26,980, 26,980 जनरल का टोटल। वैसे करते नहीं है दोस्त, बस यहाँ पर आंसर को मैच करने के लिए कैलकुलेटर में टोटल करना है बस आपको। चल ये आपका हो गया एक्सेस का प्रोग्राम, ठीक है। इसमें
जितनी एंट्री समझ में आए उतनी होमवर्क में करके लाना, अगली क्लास में करना, ठीक है। जितनी एंट्री समझना उतना करना बस, और ज्यादा, ठीक है। बस ये देखना क्या आ रहा है क्या चल। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बढ़िया से, और इस जनरल नॉलेज में भी 2-3 क्लास और लगाऊंगा, सब तरीके से जनरल नॉलेज समझा दूंगा बढ़िया से, आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। आज क्लास में नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।